Assalamu alaikum, dear students. I hope you're doing good. Welcome back to my channel, Quill Quest. This is Dr. Sadia Malik from Department of English, VZU Multan. The topic which we are going to study today is artificial language and how artificial language is different from the human language. If we look at the definitions of natural language and artificial language, natural languages are the languages that have evolved organically among human communities over time. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि the basic thing is the evolution and that evolution is organic mean natural तरीके से ये इवॉल्व होती हैं नेचुरल तरीके से ग्रो करती हैं नेचुरल लैंग्वेजेस इसमें सदियां भी लगती हैं इसमें कई कई साल भी लग सकते हैं और लैंग्वेजेस चेंज भी होती रहती हैं दे आर यूज्ड फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन एंड हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट डेवलप थ्रू कल्चरल सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस अब इसमें दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि इनका यूजेज क्यों है बिकॉज दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप थ्रू कल्चरल सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस क्योंकि ये बनाई नहीं जाती नेचुरली बनती हैं तो उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कल्चरल लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है और हिस्ट्री भी यानी वक्त के साथ साथ जो जो तब्दीलियां होंगी वो भी लैंग्वेज को अफेक्ट कर रही होती हैं दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस हैं human languages all of these are the examples of natural languages for example English Spanish Mandarin Swahili Punjabi Saraiki whatever languages that exist in the world compared to it if you look at the artificial languages are deliberately created by individuals और ग्रुप्स ठीक है अब आप ये ऊपर से फर्क देख सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व होती हैं जबकि आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिविजुअल्स खुद क्रिएट करते हैं ठीक है और ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज ठीक है इंडिविजुअल्स की भी क्रिएट कर सकते हैं या ग्रुप्स भी करते हैं और उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है जिसके तहत उसको क्रिएट किया जाता है दे आर ऑफन डिजाइन विद स्पेसिफिक रूल्स ठीक है एंड स्ट्रक्चर्स एंड आर नॉट इवॉल्व थ्रू ऑर्गेनिक सोशल इंट्रैक्शंस यानी इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो रूल्स आर्टिफिशियल लैंग्वेज में यूज हो रहे होंगे वो बहुत स्पेसिफिक होंगे उसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश आमतौर पर कम होती है और ऑर्गेनिक तरीके से ये नहीं होते एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड जावा एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस लाइक एस्पेरेंटो एंड क्लिंगन ये अभी हम देखते हैं आगे कि ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी है अगर हम नेचुरल लैंग्वेजेस के फीचर्स में देखें तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एम्बिग्विटी नेचुरल लैंग्वेजेस ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड कैन बी ambiguous for instance the same word can have multiple meaning depending on the context अब आपको मैं अगर एग्जांपल दूं दो जुमले हैं अगर जैसे हम बोलते हैं कि आई सॉ अ बैंक अब इसमें बैंक के दो मीनिंग हो सकते हैं एक बैंक जिसमें आप पैसे जमा कराते हैं एंड द अदर वन इज द बैंक ऑफ अ रिवर अब यहाँ पर आपको ये जुमला एम्बिगुअस है ये नहीं बता रहा कि आपने कौन सा बैंक देखा है इफ समवन सेज दैट आई सॉ अ बैंक तो विच बैंक हैज बीन सीन अंटिल कि उसको आप मजीद कोई इंटरप्रिटेशन उसके साथ प्रोवाइड करें फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बैंक दैट वाज फ्लडेड विद वाटर या दैट वाज फ्लडेड विद एलिगेटर्स तो यहाँ अब आपको बैंक का मीनिंग जो है वो बहुत क्लियर होकर समझ में आ जाता है कि बैंक से मुराद किसी दरिया का किनारा है या किसी वाटरी जो भी कनाल है उसका किनारा है तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है यानी इर्द गिर्द के सेंस है वो हमें ज़्यादा बेहतर बताती है हर वर्ड ऐसे नहीं होता लैंग्वेज के अंदर लेकिन बहुत हद तक हमें एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए कई दफ़ा सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो फिर चाहिए होती है ये जितने होमोफोन्स होते हैं होमोग्राफ्स होते हैं आमतौर पर ये एम्बिग्विटीज क्रिएट करते हैं इसी तरह से हेड है अब हेड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं एक हेड जो आपका सर होता है आपका ऑर्गन ऑफ बॉडी है और दूसरा हेड जो है हेड ऑफ द फैमिली भी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है तो ये भी एक तरह की कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है अगर उसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट एसोसिएट नहीं है इसी तरह से आप दूसरा फीचर अगर देखिए तो एवोल्यूशन है दे इवॉल्व ओवर टाइम विद चेंजेस इन वोकैबुलरी ग्रामर एंड यूजेज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स यानी ये सारी चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज को कि एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि वोकैबुलरी में भी तब्दीलियाँ आती हैं शुरू में वोकैबुलरी हो सकता है बहुत सिंपल हो ग्रामर भी बहुत सिंपल हो
और यूजेज भी बहुत सिंपल हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी भी बढ़ रही होती है, लोगों की तादाद बढ़ती है, उनका यूजेज ज़्यादा हो रहा होता है और इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, तो वो भी लैंग्वेज को इवॉल्व होने में हेल्प करता है। The third thing is the context sensitivity. Natural languages rely heavily on context, including non-verbal cues and cultural references. एक और चीज़ आप ये देखिएगा कि जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ जुमले नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं। जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसकी टोन क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसके जेस्चर्स एंड पोस्चर्स क्या हैं, वो भी मीनिंग को हमें पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इफ समवन सेज आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत थकी हुई है, तो वहां पर नॉन वर्बल क्यू में बताता है कि वो हैप्पीनेस को सार्केस्टिक सेंस में कम्युनिकेट करता है। इसी तरह से कल्चरल रेफरेंसेस भी आपको मीनिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे इमोजीज का हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, और वो कल्चर ओरिएंटेड भी होते हैं। जो चीज़ हमारे कल्चर में अच्छी समझी जाती है या इंग्लिश कल्चर में अच्छी समझी जाती है, हो सकता है वो किसी तीसरे कल्चर में उस तरह से यूज़ ना होती हो। तो नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वर्ड्स, इमोजीज, जो भी आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करती हैं कल्चर के ऊपर भी और नॉन वर्बल क्यूज़ के ऊपर भी। The next element is the variability. There is a significant variation in dialects and accents within a single language. एक ही ज़बान होती है लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से बोली जाती है. For example, okay, if we look at the languages, एक ही ज़बान के अंदर मुख्तलिफ जो regional variations होंगी, वो भी different तरीके से हमारे सामने आ रही होती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे अब सराइकी है, एक लैंग्वेज है, उसमें आप देखें कि जो मुल्तान की सराइकी, बहावलपुर की सराइकी, मेलसी की सराइकी, लिया की सराइकी, ऑल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स इन देम। वो कि वो है एक ही लैंग्वेज का हिस्सा, लेकिन हमें नज़र आता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं वर्ड्स की वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, ग्रामेटिकल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। इन द सिमिलर वे अगर आप इंग्लिश को भी देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर भी आपको मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। जैसे अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट, ब्रिटिश इंग्लिश इज़ डिफरेंट, न्यूजीलैंडियन इंग्लिश इज़ डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इज़ डिफरेंट। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है कि ज़बान एक ही होती है लेकिन उसके डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मीन द रीजनल वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज, जो इलाका इलाका चेंज होने से ज़बान में तब्दीली आती है, ऐसी वेरिएशंस को, ऐसी तब्दीलियों को फिर हम डायलेक्ट्स कहते हैं। और एक्सेंट्स मीन द वे दे आर बीइंग अटर्ड। तो एक लैंग्वेज के अंदर हमें इस तरह की वेरिएशंस फील होती हैं। इसी तरह से आप देखिए कि रिचनेस हमें नजर आती है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज इज वेरी रिच एंड दे कैन एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, आइडियाज एंड नुएंसेस। वेरी रिच, हर तरह का इमोशन, फीलिंग, एंगर, व्हाटसोएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, तो वो ह्यूमन लैंग्वेज उसको कर सकती है। इसके मुकाबले में अगर हम आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के फीचर्स देखें तो वहाँ हमें क्या नज़र आता है, प्रिसीजन एंड अनएम्बिग्विटी। आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी बहुत टू द पॉइंट लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर, और उनको अनएम्बिगुअस यानी एक लफ्ज़ के मल्टीपल मीनिंग नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो वो, अगर वो मशीन लैंग्वेज है तो मशीन को समझ नहीं आएगी कि आपने अगर सेव का बटन दबाया है तो आप सेव का क्या मीनिंग हो सकता है। अगर सेव के मीनिंग मल्टीपल होंगे तो आपका जो लैपटॉप है, जो आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये इन सब के अंदर भी लैंग्वेज, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही होती है। तो अगर इनमें एम्बिग्विटी होगी तो ये मशीन सही तरह से उसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगी। इसी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है अनएम्बिगुअस हो और इंतहाई प्रिसाइज हो। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही हैं, इस वक्त हमारे मोबाइल्स में भी यूज़ हो रही हैं, स्मार्ट वॉचेस में यूज़ होती हैं, ज़ाहिर है वो लैंग्वेज एक दफ़ा उसके अंदर, उस मशीन के अंदर फीड कर दी जाती है, उसकी कोडिंग कर दी जाती है, उसको बार बार आपको चेंज नहीं किया जाता। तो अगर वो एम्बिगुअस होगी तो वो यूज़र के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और जिस क्रिएटर ने उसको क्रिएट किया है उसके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि इसका मीनिंग क्या है। Second thing is the consistency. The rules and structure are consistent and deliberately designed without the natural variation found in human languages. यानी आप देखिए कि जो भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी वो चाहे
जगह बदल जाए, इलाका बदल जाए, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। आपका फ़ोन अगर किसी एक, जैसे एंड्रॉयड है या आपका फ़ोन आईफोन है, वो आप इंग्लैंड में इस्तेमाल करें, वो आप डेरा गाजी खान में इस्तेमाल करें, वो आप मुल्तान में इस्तेमाल करें, वो आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया के किसी कोने में ले जाएं, उसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें कोई तब्दीली आपको नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई वेरिएशन भी आपको नज़र नहीं आएगी। उनको कंसिस्टेंट इसीलिए बनाया जाता है कि जगह बदल जाए या यूजर बदल जाए, फिर भी उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फिर सेम रहनी चाहिए। पर्पस ड्रिवन होती है। They are created with specific goals in mind, such as programming a computer, facilitating international communication, or constructing a fictional वर्ड। यानी कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके तहत आर्टिफिशियल लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है, जबकि ह्यूमन लैंग्वेज जरूरी नहीं कि किसी खास मकसद के तहत ही क्रिएट की जाए। The next one is the stable structure. The grammar and vocabulary are fixed and do not evolve in the same way as natural languages. However, updates may occur to meet new needs or technologies. अभी भी अभी देखिए आपके फ़ोन में भी अपडेट्स आती हैं, जो एप्स आपने डाउनलोड की होती हैं उसमें भी अपडेट्स आ रही होती हैं, लेकिन वो अपडेट्स जो है वो पिछली वाली जो भी उनका वर्जन होता है उसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी तब्दीली की हुई होती है, और वो तब्दीली भी इंतहाई फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड होगी। वो ये नहीं हो सकता कि रैंडम तब्दीली हो जाए, हर यूजर का दिल करे तो वो अपनी मर्जी से तब्दीली करे। वो जिसने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की है वो उसी वही करेगा, उसी को ही चेंज करना वो आता है। Limited expressiveness होती है। While they can be highly effective for the intended purpose, they may lack the broader emotional and cultural expressiveness of natural languages। यानी ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये आपके इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आमतौर पर नहीं बनाई जाती। ये मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए बनाई जाती हैं, ये यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए बनाई जाती हैं। बहुत कम ही कोई नेचुरल लैंग्वेज सॉरी आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी जो कि आपकी एक्सप्रेसिवनेस की नीड को पूरा करे, यानी इमोशंस और फीलिंग्स का उसके अंदर कोई काम नहीं होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जब हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकालते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि दोनों जो नेचुरल और आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हमें रूल्स नजर आते हैं। दे आर गवर्न्ड बाय द सेट ऑफ रूल्स। फर्क कहाँ पर आ रहा है कि इन नेचुरल लैंग्वेजेस दीज रूल्स आर ऑफन इम्प्लिसिट एंड लर्न थ्रू यूजेज, यानी बहुत ये रूल्स लिखे हुए आमतौर पर हर जगह नहीं मिल रहे होते। आप जब अपनी मदर टंग लर्न करते हैं आप रूल्स भी सीख रहे होते हैं। या बच्चे जब लैंग्वेज सीखते हैं तो वो स्कूल में जाके नहीं हर वक्त लैंग्वेज सीख रहे होते, वो अपने इर्द गिर्द से सुन के ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट फॉर्म में उसको यूज करते हैं और उसका रूल उनके माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जबकि आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में वो रूल्स जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होते हैं, आपको वो कहीं ना कहीं जाके सीखने पड़ते हैं। दोनों का पर्पस कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। दो देयर कॉन्टेक्स्ट एंड मोडालिटीज डिफर, natural languages facilitate human interaction while artificial languages enable communication between humans and machines or within constructed context। यानी इंसान और मशीन के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की जाती है या किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो लैंग्वेज क्रिएट की जाएगी। Symbolic representations होती हैं। Both types of languages use symbols. For example, words in natural languages and codes in artificial लैंग्वेज। जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें लफ्ज बुनियादी तौर पर एक यूनिट ऑफ एनालिसिस के तौर पर देखा जाता है कि लफ्जों को इस्तेमाल करके हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कोड्स यूज होते हैं। कोडिंग जैसे आप कहते हैं कोडिंग ही आगे एक लैंग्वेज बनाती है, तो ये कोड जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अंदर यूज होता है ये आपके आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने में आपको हेल्प करता है। डिफरेंसेस की सेंस में अगर हम देखें दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। ह्यूमन लैंग्वेज इवॉल्व ऑर्गेनिकली एंड दे आर शेप्ड बाय ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स ओवर टाइम, ये बात हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं। इन कंट्रास्ट आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस आर इंटेंशनली क्रिएटेड एंड डिजाइंड विद स्पेसिफिक फीचर्स एंड पर्पसेस। एवोल्यूशन में हम देखें तो natural languages change and adapt over time, influenced by societal shift, while artificial languages typically maintain a stable structure unless intentionally updated। यानी इसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो नेचुरल लैंग्वेजेस में नेचुरली हो रहा होता है, जबकि हमें जो चेंजेस या तब्दीलियां मशीन लैंग्वेज में आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नजर आती हैं वो अपडेट्स की फॉर्म में आती हैं और वो इंटेंशनली क्रिएट की जाती हैं। तीसरी चीज एम्बिग्विटी एंड प्रिसीजन है कि नेचुरल लैंग्वेजेस ऑफन एम्ब्रेस एम्बिग्विटी एंड दे आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं,
while whereas artificial languages strive for precision and clarity. उसका मकसद जो है क्लैरिटी होता है और एक्सप्रेसिवनेस के जो natural languages are highly expressive and adaptable to various context, including emotional and cultural nuances. Artificial languages are generally more limited in expressiveness but excel in functional specificity. यानी वो functionally तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. इस वक्त जितनी टेक्नोलॉजी है वो आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बेस पर चल रही है, लेकिन वो आपके इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपको इतना हेल्प नहीं करता. अब इसका जिस्ट अगर देखें, यानी समरी अगर हम थोड़ा सा देखें, तो artificial languages are consciously devised, usually by a single creator. They are planned languages, constructed languages और invented languages भी इनको कहते हैं. इनको fictional languages, auxiliary languages और inter languages भी artificial language का हिस्सा ही होती हैं. इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो लेक्सिकॉन यानी ग्रामर और वोकैबुलरी जो है वो किसी स्पेशल पर्पस के तहत बनाई जाती है. इसकी एक एग्जांपल जो है वो एस्पेरांटो हमें नज़र आती है, जो कि ल्यूडोविक लिजारस ज़ेमेनॉफ ने बनाई थी. उसमें उसने ये कहा था कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए. जैसे इंग्लिश का स्टेटस इस वक्त लिंग्वा फ्रैंका का है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसी तरह की एक लैंग्वेज उसने कहा था कि हम बनाते हैं जो कि इंटरनेशनली हर तरह का यूज़र उसको यूज़ करे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी मदर टंग या जो भी वो लैंग्वेजेस हैं, लेकिन एस्पेरेंटो. और उसमें उसने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बेस पर नई वोकैबुलरी बनाने की कोशिश की. ये थोड़ी सी डेवलप हुई, लेकिन ये चूंकि लोगों ने नेचुरली इवॉल्व नहीं हुई थी तो फिर लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया. हम लोगों ने इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी. इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जैसे इंटरनेशनल करेंसी है, कॉमन करेंसी है, दुनिया में लोग कहीं पर भी होते हैं तो वो सेम करेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी एक सेम लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की जा सकती है. ये चीज़ें हम थोड़े से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आ रही हैं, तो इसमें जो चीज़ नहीं है वो मैं अब अलहदा से कर देती हूँ कि अगर हम आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के फीचर्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स देखें, तो दे फॉलो रूल्स ऑफ करेक्टनेस, साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस. यानी उसके रूल्स में कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होगी. इट मे बी स्मॉलर और स्मॉलेस्ट इन साइज बट एबल टू एक्सप्रेस विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. यानी एक्सप्रेशन से मुराद यहाँ इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी है कि जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन काम कर सकती है, चाहे वो छोटी सी ही कोडिंग की लैंग्वेज क्यों ना हो. इसमें पर्पस, ओरिजिनलिटी और साइज जो है वो मैटर कर रहा होता है. और दीज लैंग्वेजेस आर फंक्शनल बिफोर देयर आर एनी स्पीकर्स. यानी जब वो क्रिएटर उसको क्रिएट करता है तो अभी तो उसके कोई स्पीकर या यूजर्स वजूद में भी नहीं होते, लेकिन उससे पहले ही वो उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है, उसको क्रिएट करता है और उसको मार्केट में जब भेजता है तो लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज भी करने लगते हैं. लर्नेबिलिटी है, यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस को आपको लर्न करना पड़ता है. दे मे बी बेस्ड ऑन सम अदर लैंग्वेजेस एज वेल. यानी दूसरी भी जैसे आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं तो वहां से नई नई टेक्नोलॉजीज भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती चली जाती हैं. इसमें अगर हम टाइप्स देखिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस की टाइप्स में पहली जो टाइप है दैट इज मशीन लैंग्वेज. इट इज यूज्ड बाय अ मशीन टू कोड लेटर्स, नंबर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोरेज इक्वेशंस. आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर ये सब मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है जो कि कोडिंग के थ्रू उसमें फीड की गई है. उसमें लेटर्स भी यूज होते हैं, नंबर्स भी हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपसे पूछता है, आप कोई फाइल खोल रहे हैं तो वो आपको गाइड करता है, आप सेव करना चाहते हैं वो सेव करके देगा आपको, आप डिलीट करना चाहते हैं वो आपको डिलीट करके देगा. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप मशीन को एक लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं. कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेशन टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स कोडेड फंक्शन. यानी आपने उसका कोड है, जब आप उस कोड को दबाते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एस है, जब आप वो दबाएंगे तो उसके अंदर सेव का फंक्शन ऑटोमेटिकली उसका एक्टिवेट हो जाता है, उसको मजीद आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें अगर आप देखिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें पास्कल, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग है. प्रोटोकॉल लैंग्वेजेस हैं एच टी टी पी, एफ टी पी, एम क्यू टी टी. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं बैश, पर्ल, जावास्क्रिप्ट. डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस जिसमें जेसन है, वाई एम एल है. तो ये सारी मशीन लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं. ये जाहिर है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं या जो कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ डील कर रहे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी कोडिंग करते हैं. ये डिफरेंट चीज़ें हैं और दे नो इट. इसमें मार्कअप लैंग्वेजेस भी आगे आ जाती हैं जैसे कि एच टी एम एल, एक्स एम एल एंड लेटैक्स. क्वेरी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम एस क्यू एल और एस पी आर क्यू एल को भी देखते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ
artificial languages, formal languages. Formal languages are used in mathematical logic, linguistics, and computer science to model complex systems and concepts. They provide a formal framework for a precise communication and analysis. Key features include rigorous syntax. They have well-defined rules for constructing valid expressions. For example, predicate, लॉजिक एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस. इसमें अगर आप एग्जांपल्स में आपको दूं तो जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर आप देखिए नंबर्स को जब आप अरेंज कर रहे हैं, जब आप प्लस माइनस का साइन लगा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि प्लस दो नंबर अगर वो प्लस में आ रहे हो तो द आंसर विल ऑलवेज बी इन प्लस. प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस. तो ये भी एक लैंग्वेज है. जब हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हम कह रहे हैं. तो ये भी एक मैथमेटिकल लॉजिक है जिसके तहत हम ये सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं. जो केमिस्ट्री के अंदर आप फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर फार्मूलाज देखते हैं, वो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है. क्योंकि उसके अंदर आप ये देखिए कि एक प्रॉपर एच टू जब हम कह रहे हैं तो उसमें एच का एक मीनिंग है, टू का मीनिंग है, ओ का मीनिंग है, और ये कंबाइन हो के क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं, तो ये सब फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं. इसमें हम देखें तो अगर तो सेट ऑफ सिंबल्स आर कैम्पेन्ड बाय रूल्स. फॉर एग्जांपल नोटेशंस यूज्ड फॉर गेम ऑफ चेस. इसी तरह से आप देखिए जब चेस खेलते हैं, आप कार्ड्स खेलते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे. वो रूल्स ही उसका जो है सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं उस लैंग्वेज का. जब चेस खेल रहे हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो पॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हॉर्स है, वो कितना कहाँ कहाँ चल सकता है, कितना चल सकता है, किंग कहाँ मूव कर सकता है, क्वीन कहाँ मूव कर सकती है, जो प्यादा है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, कौन, और बैकवर्ड मूवमेंट होगी, फॉरवर्ड होगी, साइड मूवमेंट्स है, एक घर चलेंगे, दो घर चलेंगे. सो ऑल दीज आर बेसिकली द नोटेशंस जो कि हम गेम ऑफ चेस के लिए यूज करते हैं. कैलकुलेशंस इन लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये सब भी सेट ऑफ सिंबल के तौर पर भी हम यूज कर रहे होते हैं. तीसरी जो टाइप है दैट इज कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस, जिनको कॉनलैंग्स भी कहते हैं. कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस आर इंटेंशनली क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस सच एज लिटरेचर, communication or art. They are often designed with unique grammar and vocabulary. Key features include purpose driven. For example, they are created for specific cultural, artistic or fictional context. Examples are Esperanto, ये भी हम बात करके आ चुके हैं. Klingon, और क्लिंगन जो स्टार ट्रेक की एक मूवी आई थी उसके अंदर एलियंस थे, पूरी सीरीज थी, और उसके अंदर एलियंस थे. जो एलियंस वो लैंग्वेज यूज करते थे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और उसके नीचे ट्रांसलेशन चला करती थी, या एलियंस बोलते वो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज थे और साथ नीचे ट्रांसलेशन आ जाया करती थी. तो ऐसी लैंग्वेजेस को फिर ऐसी जो स्टार ट्रेक में यूज हुई उसको क्लिंगन कहा गया, और वैसे ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस होती हैं. इसी तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स में जो लैंग्वेज क्रिएट की गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी, वो दोथराकी थी. और साइंस फिक्शन बेस्ड आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं एलियंस हैं या कोई डिफरेंट क्रीचर्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में जब कम्युनिकेट करेंगे तो साइंस फिक्शन के ऊपर कोई ना कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही उसके अंदर वो दिखाएंगे. इसमें अगर हम यूज केस देखें तो उसका यूजेज जो है हमें नजर आता है, तो वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को, इनरिच फिक्शनल वर्ड और एक्सप्लोरिंग लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी. ये वही उनके एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अब इस असाइनमेंट को अगर आप सम अप करें तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि हमने सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखा, और फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज की डेफिनेशन को हम देख रहे हैं. फिर दोनों के फीचर्स क्या हैं, दोनों में इसकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, और फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं. अब आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज hit like button, subscribe and share my channel, and hit the bell icon to get notification for the upcoming videos as well. Thank you so much.